अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे काइंडली कंफर्म कर दें अगर सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, तो फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, परफेक्ट। अच्छा, देखिए आज का सेशन जो है वो हमारा इस चीज़ के ऊपर है कि अभी रिसेंटली भी मैंने देखा था कि समवन वाज़ आस्किंग मी सेशन के पहले और इससे पहले भी मैं एक कमेंट्स वगैरह के अंदर गो थ्रू कर रहा था। तो समवन वाज़ आस्किंग मी कि भाई ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स वगैरह और इस तरह के इश्यूज़ के अंदर किस तरह डील किया जाए। अब ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स के अंदर भी ट्रेडमार्क के इश्यूज़ होते हैं और इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा मसला है ये। अच्छा, आई हैव बीन टॉकिंग टू अटॉर्नीज इस केस के अंदर और बात ये है कि ये रिसर्च जितने भी लोग कैंडल वगैरह लॉन्चेस करेंगे उन्हें खुद भी अटॉर्नी वगैरह से बात करना उनके लिए जरूरी है इस केस के अंदर, जो भी लॉन्चेस वगैरह के अंदर आगे प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन अपने एंड से भी मैंने एक थॉरो रिसर्च करके आप लोगों के लिए कंपाइल की है, जिससे आप लोग को एक फर्म आइडिया हो जाना चाहिए कि अमेजोन किस तरीके से वर्क कर रहा होता है, इनका किस तरीके से ये प्रोग्राम डिजाइंड है और किस तरीके से आपकी बुक जो है, आपका काम जो है वो सिक्योर्ड है। तो उससे आई थिंक जो आपको आज के सेशन से जो है मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि आपको बेहतर आइडिया हो जाए कि व्हाट बेसिकली इज हैपनिंग इन दिस इकोसिस्टम, कि आपकी बुक किस तरीके से सिक्योर होती है, आपके काम के अंदर प्लेजरिज्म वगैरह के क्या इफेक्ट्स होते हैं और मतलब आप किसी का काम नहीं कॉपी कर सकते, कोई और आपका काम नहीं कॉपी कर सकता। अगर आप किसी का काम कॉपी करेंगे तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, और अगर आपका कोई काम कॉपी करता है तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, और वाइस वर्सा। मतलब हम इन चीजों को थोड़ा सा गौर से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये इशू पहले कभी डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसको जो है इसके ऊपर आई शेड सम लाइट ऑन इट। तो हम इसके ऊपर मूव करते हैं और आई थिंक फिर इसके ऊपर मैं स्लाइड जरा अपनी ओपन कर लेता हूँ और फिर आप मुझे ये भी कंफर्म कर दीजिएगा अगर आप सबको स्लाइड्स नजर आ रही हैं। अच्छा जी। हम्म। मुझे काइंडली कंफर्म कर देंगे सबको स्लाइड्स नजर आ रही हैं। ओके ग्रेट। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम कॉपीराइट के ऊपर आते हैं। जिन लोगों को आइडिया नहीं कॉपीराइट क्या होता है, देखिए कॉपीराइट इज बेसिकली कि अगर सिंपलेस्ट इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो एक तरीके से एक एक्सक्लूसिव राइट होता है कि बेसिकली आपका काम जो है इट इज प्रोटेक्टेड, कि आपने जो चीज अपना कंटेंट बनाया है, जिन्होंने पीएल वगैरह की होगी तो उनको भी आइडिया होगा कि ट्रेड मार्किंग वगैरह और पेटेंट्स वगैरह के अंदर जिन्होंने इसके अंदर फाइंडिंग्स वगैरह की होंगी तो उनको भी समझ आता होगा किस तरीके से लोगों के वर्क प्रोटेक्टेड होते हैं। और अगर आप किसी और के काम के अंदर घुसते हैं, किसी और के डिजाइन वगैरह को जरा सा भी इन्फ्रिंज करते हैं, इन्फ्रिंज का मतलब ये कि अगर आप किसी के काम को जरा सा भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं और अमेजोन को वो चीज पता लग जाती है, इंस्टेंटली यू गेट वाइप्ड ऑफ। उसका मसला ये आता है कि ऑब्वियसली आपको अमेजोन वार्निंग भेजता है या 10 किस्म के इश्यूज आ सकते हैं कि अमेजोन आपको आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर सकता है, आपको फिर अटर्नी के चक्रात में पड़ना पड़ता है, 10 चीजें हो सकती हैं उसकी। सही है, कुछ लोग उस चीज से निकल आते हैं, कुछ लोग नहीं निकल आते हैं, कुछ लोग उस चीज को, जिनका जाहिर है बहुत मेजर इशू होता है, वो फिर उनका अकाउंट सस्पेंड ही रह जाता है, वो उस चीज से नहीं निकल आ पाते। तो ऑब्वियसली हम ये हमारी इस चीज से समझने की कोशिश है कि दिस इज अ बिग नो। आपका काम अपनी ओरिजिनलिटी पे बेस करना चाहिए और किसी का कोई कॉपी नहीं होना चाहिए। तो हम टॉप टू बॉटम कुछ इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आपका कवर, आपका कंटेंट जो आप अपने घोस्ट राइटर से लिखवा रहे हैं, उसके अंदर उन मामला को आप कैसे इंश्योर करा रहे हो, और आपका कोई ना काम कॉपी करे उन चीजों को भी आप कैसे इंश्योर करा रहे हो। ये कुछ 3-4 चीजें, हम इन चीजों को कैसे चेक कर रहे होंगे इस सेशन के अंदर, हम इन चीजों को कवर करेंगे। और रिसर्च फेज के अंदर जो अभी मेरे पास हंट के अंदर भी लोग मौजूद हैं, उन लोगों को मैं ये चीज उनके साथ डिस्कशन थोड़ा है मेरा इस चीज के अंदर कि आप किस तरीके से ट्रेडमार्क्स को भी चेक करते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर सम कीवर्ड्स व्हिच आर आल्सो ट्रेडमार्क्ड, तो उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि आप किस तरीके से यूएसपीटीओ के ऊपर जाते हैं और उसके ऊपर जाके उन कीवर्ड्स को चेक करते हैं जो कि ट्रेडमार्क हुए हुए होते हैं। अच्छा, बुक का जो कोड होता है वो 016 करके होता है। तो देन अगेन ये चीजें ऐसी हैं कि आप लोग इसके अंदर आप लोग की रिसर्च अपनी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये वैसे नॉर्मली ट्रेडमार्क चेक्स वगैरह इसी नहीं कर रहा होता, ये जनरली वही बात है, ये आउटसोर्स्ड होती है। लेकिन मुझे पर्सनली ये फील होता है कि मैं इसके अंदर आप लोग गाइडेंस जरूर दूं ताकि
आप लोग को एक वे अहेड जरूर मिला हुआ हो, आप लोग की जनरल अंडरस्टैंडिंग जरूर बिल्ड हुई हुई हो कि अगर कल को कोई भी जो है वो अपनी प्रोडक्ट वगैरह किंडल के अंदर अपनी बुक वगैरह से रिलेटेड कोई कंटेंट इंश्योर करवा रहा है, इसका कंटेंट के अंदर उसे उसे ये चीज क्लियर हो कि किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है, कि उसे उसको पता हो कि उसका कंटेंट जो है कोई और प्लेजराइज करके दे रहा है या किस तरीके से वो मामला किस तरीके से चेक करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मूव करते हैं हमारी सबसे पहली चीज कि ट्रेडमार्क्स ऑफ द कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ने रिसर्च की, आप रिसर्च फेज के अंदर है, आपने कीवर्ड का ट्रेंड वगैरह देखा। फॉर इंस्टेंस आपने किसी ने कोई कुक बुक कीवर्ड देखा है, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली अब आप वो कीवर्ड जो है, फॉर एग्जाम्पल कोई अपनी टाइटल ही कुक बुक रखना चाह रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो अब आपको कंफ्यूजन ये आएगी कि क्या मैं ये टाइटल रख सकता हूँ कुक बुक। ऑब्वियसली यू हैव टू, क्योंकि किसी की ब्रांड एनालॉजी होती है कि भाई मैं अपनी ऑथर का नेम या फॉर, अच्छा मैं यहाँ पे ये चीज मेंशन भी कर देता हूँ इनफैक्ट, सो पीपल गेट डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि दिस गोज फॉर ऑथर नेम स्लैश बुक नेम, बोथ ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो क्योंकि ऑथर नेम के अंदर भी होता है कि कुछ लोग ऑथर नेम ट्रेडमार्क करा लेते हैं, कुछ लोग बुक नेम ट्रेडमार्क करा लेते हैं, ठीक है। तो आप दोनों चीजों को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। तो आपको इसको USPTO.gov के ऊपर जाके इंस्पेक्ट करना होता है। तो उसका एक तरीका अगर मैं शॉर्ट से वे में समझाने की कोशिश करूं, तो मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल जाता हूँ। अच्छा, फिर आप ट्रेडमार्क के अंदर जाने के बाद सर्च और ट्रेडमार्क डेटाबेस टेस्ट के अंदर जाते हैं। टेस्ट के अंदर जाने के बाद फिर आप क्या करते हैं कि आप टेस्ट के अंदर जाएंगे, फिर आप उसके बाद बेसिक वर्ड और मार्क सर्च के अंदर जाएंगे। फिर उसके अंदर जाने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से किसी फॉर एग्जांपल किसी भी, मैं मल्टीपल इसके अंदर सर्चेस करता रहता हूँ फॉर इंस्टेंस, तो अब मैं यहाँ से कुक बुक लिखता हूँ, कुक बुक, सही है। तो मैं यहाँ से कुक बुक अगर चेक करता हूँ, तो अब कुक बुक के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, मल्टीपल चीजें आ रही हैं, काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, और ये कोई पेज 1 से लेके 50 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से जनरली मैं क्योंकि वही बात है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि अब वैसे तो आप एग्जैक्ट भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज देखना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी बुक का नाम, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि एग्जैक्टली मैं क्या ये नाम रखना चाह रहा हूँ या नहीं। तो अब मैंने देखा कि कुक बुक एग्जैक्टली मैं नाम रखना चाह रहा था, तो ये ट्रेडमार्क डेड हुआ हुआ है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, डेड डेड ट्रेडमार्क का कोई इशू नहीं होता, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये IC033 है, तो ये वैसे भी फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्रेडमार्क लाइव होता दैट वाजंट एन इशू, क्योंकि आप यहाँ पे अगर एक चीज देख लें तो ये IC033 है, IC016 ट्रेडमार्क होता है जो हमें असल देखना होता है, ठीक है। और उसके आगे लिखा भी होता है बुक्स करके इस तरीके से, तो वो आपको नंबर भी याद करने की जरूरत नहीं है, वो IC का नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं, वो बेसिकली बुक्स वगैरह करके लिखा होता है, तो आपको उससे समझ आ जाएगा देखते कि ये बुक्स का ही ट्रेडमार्क है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स अबाउट अल्कोहलिक बेवरेजेस एक्सेप्ट बियर्स वगैरह, तो ठीक है, दिस इज समथिंग वी डोंट हैव टू वरी अबाउट, इवन इफ दिस ट्रेडमार्क वाज लाइव इट वाजंट एन इशू, मैं अपनी किताब का नाम रख सकता है, लेकिन ऑब्वियसली मैं आगे और सर्च करता इसके बारे में, ठीक है। इसी तरीके से मैं और सर्च करता, यहाँ पे एक है कीटोसिस कुक बुक, अब ये मुझे बुक का ही होगा ये किसी, मोस्ट प्रॉब्ली। अब ये सही है, IC016 आ गए यहाँ पे। IC016 का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, वेर एवर यू सी IC016, IC016 मीन्स इट इज फॉर अ बुक, ठीक है। एंड यहाँ पे मेंशन भी हुआ है कुक बुक्स, ठीक है। तो जिसको जो भी ये पढ़ रहा है उसको ये बात पता होनी चाहिए कि वो पर्सन जो है अपनी किताब का नाम ये कीटोसिस कुक बुक नहीं रख सकता, कम से कम कीटोसिस कुकबुक इज अ ट्रेडमार्क्ड वर्ड, वो अपनी ब्रांड का नाम भी ये नहीं रख सकता और वो कुकबुक भी नहीं रख सकता। अब दिस कम्स विद अ कंडीशन कि मेरी एग्जैक्ट बात पे आपने इसलिए नहीं जाना क्योंकि आई एम नॉट एन अटर्नी इन दिस केस,
you need to consult a person who carries expertise in trademarks. तो आपने उसको कंसल्ट करना होगा कि इफ यू हैव दिस अर्ज कि भाई मुझे कीटोसिस के अंदर ही कुछ नाम रखना है, क्योंकि ये इनिशियल रिसर्च में इस चीज में काम आता है कि एक चीज होती है कि टोटली नो गो, कि भाई अगर लाइन से ही आपके सारे मेन कीवर्ड इसके अंदर आ गए तो हम नहीं कर सकते। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है कि बुक्स के अंदर हमारे पास ये है कि सारे कीवर्ड इस तरह नहीं घिरे हुए होते, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से आप जो है वो अपनी रिसर्च परफॉर्म करते हैं। लेकिन और अगर इफ यू वांट टू प्लान ऑन कीपिंग अ सिमिलर कीवर्ड, तो डेफिनेटली गो एंड टॉक टू अ, और आप उससे जरूर कंसल्ट करें कि मैं ये कर रहा हूँ और मेरे पास IC016 के अंदर मेरी रिसर्च के मुताबिक इस तरीके से कीवर्ड शो हो रहा है, कैन आई डू इट और कैन आई नॉट। ठीक है, सीक अ प्रोफेशनल एडवाइस इन दिस केस। सही है, ये इस तरीके से हमारे पास हो गया। इस तरीके से आप यूएसपीटीओ के ऊपर जाके अपनी ट्रेडमार्क सर्च करते हैं और आपके पास ये लाइव और डेड करके इस तरीके से ट्रेडमार्क्स आ रहे होते हैं। IC016 का मतलब है कि वो बुक से रिलेटेड है। आई होप एवरीवनस क्लियर ऑन दैट। अच्छा जी, वापस आते हैं हमारे इसके ऊपर। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ IC016 ट्रेडमार्क कोड। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अवॉइडिंग बुक कवर इन्फ्रिंजमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबने इसका ख्याल रखना है। पर्सनल एक्सपीरियंस हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस, तो मैं यहाँ पे वो एक कहानी थोड़ी सी शेयर करता हूँ कि उसका सीन ये है कि देखें, बुक कवर जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए होता है कि सब लोग बुक कवर बनवा रहे होंगे जब इनिशियली आप सारे लोग अपनी किंडल लॉन्चेस के अंदर जब जाएंगे। तो किंडल लॉन्चेस के अंदर जाने के बाद मोस्ट ऑफ यू पीपल विल बी इन्वॉल्व इन मेकिंग कवर्स। मेरी रिकमेंडेशन आप सबको स्टेजेस के अंदर, अपने क्रिएशन स्टेज के अंदर ये होगी कि यू गेट योर सेल्फ 2 और 3 कवर्स। ठीक है, 2 और 3 कवर्स बनाने का मकसद ये होगा कि आप उन कवर्स को, इफ यू हैव द बजट, आप उसको पिकफू के ऊपर टेस्ट भी करवा रहे होंगे। पिकफू टेस्ट होता है वो, उसको अभी छोड़ दें, उसको अबाउट डिस्कशन फॉर लेटर ऑन। वो A/B टेस्टिंग होती है, 2 ऑडियंस के ऊपर आप टेस्ट करवा रहे होते हैं। आप नहीं भी करवाते उस चीज को, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपके पास 2 कवर हैं, आप एटलीस्ट उसको सेपरेटली टेस्ट करने के लिए आपके पास कुछ मौजूद है। ठीक है, तो अब क्या सीन होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी का कवर ऐसा होगा कि उसके ऊपर रियल लाइफ कोई इमेज भी तो हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर की भी तस्वीर हो सकती है, कोई इस तरह की। अच्छा, जो इस तरह की तस्वीरें होती हैं, दे आर नॉर्मली फोटोग्राफ्ड बाय समवन। तो आप वो तस्वीर जब किसी डिजाइनर से बनवा रहे हो, तो बीट फ्रॉम फाइबर फॉर और अपवर्ड, वो क्या करता है, वो आपसे पूछता है। और वो आपसे क्या पूछेगा कि सर आप स्टॉक इमेज यूज करेंगे, या आप जो है वो मतलब जिसको स्टॉक भी कहते हैं, रॉयल्टी फ्री इमेज भी बोलते हैं, कि आप ये यूज करेंगे या आप पेड इमेज यूज करेंगे। अच्छा, पेड इमेज का मतलब क्या होता है? पेड इमेज के अंदर भी वैरायटीज होती हैं, लेकिन जनरली एक पेड इमेज वो होती है कि आपने खरीद ली। एक ऐसी इमेज होती है जिसका टोटल लाइसेंस ही आपके पास आ जाता है कि उसके, अच्छा उसके भी आपको राइट से स्टडी करने होते हैं। ठीक है, राइट्स आपको दोनों केसेस में स्टडी करने हैं, रॉयल्टी फ्री पिक्चर के भी स्टडी करने हैं और आपको पेड इमेज के भी स्टडी करने हैं। क्योंकि पेड इमेज के अंदर भी राइट्स डिफरेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, और पेड इमेज के और आपकी रॉयल्टी फ्री के अंदर भी डिफरेंट होते हैं। बहुत से लोगों की ये एक मिसअसम्पशन होती है कि वो ये सोच रहे होते हैं कि मैंने रॉयल्टी फ्री स्टॉक फ्री इमेज के ऊपर जाके, अच्छा इस चीज को हम देख भी लेते हैं ना आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ, यहाँ से बोलता हूँ रॉयल्टी फ्री इमेजेस। ठीक है, मैं ये टाइप करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल आ जाएंगे। आप अनस्प्लैश इज वाइडली यूज्ड। ठीक है, मैं अनस्प्लैश के ऊपर जाता हूँ। अनस्प्लैश के ऊपर जाने का भाई ये प्रीमियम इमेजेस के ऊपर इनका वाइडली ऑफ आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अनस्प्लैश इज लाइसेंस आ गया है। अच्छा, अब अनस्प्लैश का फायदा क्या है कि अनस्प्लैश आपको अलाउ करता है कि आप कमर्शियल और नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज कर लो। ठीक है, सो ये एक फायदा है कि अनस्प्लैश नॉन कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल का मतलब ये होता है कि बेसिकली आप इन पिक्चर्स को जो है वो यूज कर सकते हो अपनी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कमर्शियल यूजेज यही होती है कि आपने अपनी किताब के अंदर डाला और कमर्शियली आपकी किताब बिक रही है, अमेजोन पे बिक रही है, इधर उधर बिक रही है, दिस इज कमर्शियल यूज। अच्छा, इसी तरीके से अब शटर स्टॉक वगैरह के ऊपर आप जाते हो, शटर स्टॉक पे फ्री इमेजेस होती हैं, लेकिन शटर स्टॉक क्या बोलता है कि आप कमर्शियल यूज में नहीं यूज कर सकते। तो क्या होता है, अच्छा बहुत से लोग शटर स्टॉक से उठा के कर लेंगे,
और ऐसा होगा कि हो सकता है आपकी लिस्टिंग चल रही हो, वन फाइन डे यू कम, 6 महीने बाद किसी फोटोग्राफर ने वो आपकी इमेज आपके ऊपर देखी और आपके ऊपर केस फाइल कर दिया, आपको सू कर दिया, आपने ये हरकत कैसे की। तो वेर एवर यू आर पिकिंग अप योर इमेज फ्रॉम, ऑलवेज गो इनटू द लाइसेंस डिटेल जस्ट लाइक दिस एंड अश्योर योरसेल्फ कि भाई आपकी इमेज जहां से उठ रही है वो कहाँ से उठाई जा रही है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी चीज ये कि एक और चीज भी मैं ये कहूंगा कि अपनी बुक के अंदर जो है वो उस फोटोग्राफर को आप वैसे जैसे इन्होंने बात की कि एट्रीब्यूशन जैसे रिक्वायर्ड नहीं होती, एट्रीब्यूशन ये कहते हैं कि उसको सराहना क्रेडिट देना, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया कि दे देना चाहिए। वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं है कि रिक्वायर्ड हो, लेकिन आप दे दो क्या जा रहा है, बुक के अंदर बंदा छोटा सा मेंशन कर दे कि आर कवर वाज मेड बाय दिस करके, अगर मेंशन कर दिए तो क्या जाता है, जस्ट एज क्रेडिट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इशू इन द फ्यूचर, इवन दो दैट्स नॉट गोना हैपन, कोई इशू नहीं होगा बिकॉज पॉलिसीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन। अच्छा, एक ये चीज हो गई। और जैसे यहाँ पे मेंशन लिखा हुआ है कि लॉन्ग फॉर्म के अंदर भी कि दीज आर इररिवोकेबल नॉन एक्सक्लूसिव वर्ल्ड वाइड कॉपीराइट लाइसेंसेस, तो इररिवोकेबल है, कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं। अब एक पर्सनल आपको बता देता हूँ कि इंस्पेक्टिंग कवर्स ऑन Amazon, ये मेरे साथ रियल लाइफ सीन हुआ था कि मैंने एक कवर बनवाया था फाइवर पे एक बंदे से, अपर पे फाइवर से, अब फाइवर पे बनवाया था सॉरी। तो फाइवर पे बनवाने के बाद उस बंदे ने मुझे कवर वगैरह बना के दिया एंड ही वाज वन ऑफ द टॉप रेटेड वंस। अच्छा, उसने बना के बड़ा खूबसूरत सा दिया, सब कुछ हुआ। अच्छा, वी वर अबाउट टू लॉन्च द बुक, उस जमाने में आई वाज इंस्पेक्टिंग द लिस्टिंग्स, मैं लिस्टिंग्स इंस्पेक्ट कर रहा था, मैं 1 2 3 4 करके कोई 20 30 पेज तक, बिल्कुल जहां तक मैं एंड तक जा सकता था, मैं टॉप 4 कीवर्ड्स तक ना अपनी लिस्टिंग्स को इंस्पेक्ट कर रहा था, अपने मेन कीवर्ड्स के ऊपर अपने कंपेटिटर्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मुझे रैंकिंग में कहाँ से इंडेक्स, कहाँ से मेरी ये सारी इंडेक्सिंग वगैरह जितने सब कुछ होगा वो शुरू होगा। तो करते करते मैं इत्तेफाक से ये हुआ कि आई लिंगर्ड ऑन अ कवर, कि मेरे कवर जब सबमिट होने से कुछ टाइम पहले मैं जब पहुंचा तो वो Amazon का मैं कंपेटिटर में पहुंचा जिसका कवर एग्जैक्टली मेरे कवर जैसा था। तो हुआ ये था कि उस फाइवर वाले बंदे ने एग्जैक्टली वही कवर कॉपी कर दिया था एंड आई डिड नॉट नो, और दैट वाज लिटरली कॉपीइंग। और मैंने खैर उस बंदे के ऊपर एक तरीके से कॉपी का वो क्लेम किया, वो सब कुछ किया रीइंबर्समेंट, लेकिन एक बहुत बड़े हेडेक में मैं चला जाता और एक बहुत बड़ा मसला हो जाता। तो ये एक बड़ा मसला होता है मुझे, ये एक इशू होता है कि जब हम फ्रीलांस वर्क वगैरह करवा रहे होते हैं तो ये एक इशू हो जाता है कि इवन दो वो टॉप रेटेड था, ये एक इशू आया मेरे साथ। तो इसमें मैं एक रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग अपनी मेन कीवर्ड्स के ऊपर एटलीस्ट अपने टॉप कंपेटर्स, टॉप कीवर्ड्स के ऊपर जरूर लिस्टिंग्स को इंस्पेक्ट करें, ताकि आपको एटलीस्ट पता हो एंड तक कि सेफ फेल सेफ हो जाता है। क्योंकि वही बात है, इंसान है, हम इंसानों में डील करें, हमें किसी का पता नहीं होता। तो इट हैपेंड वंस, लेकिन इट कैन हैपन। तो जस्ट एन एडवाइस। अच्छा, उसके बाद बुक कंटेंट कॉपीराइटिंग, मैं आपको कॉपीराइटिंग के बारे में तो समझा चुका हूँ कि कॉपीराइटिंग होती क्या है, और इसके प्रोसेस में आगे बताऊंगी कॉपीराइटिंग करते कैसे, कॉपीराइट होता कैसे है आपका, और बुक के अंदर एक कॉपीराइटिंग का पेज कैसे डलता है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि जब आप अपनी बुक पब्लिश कर रहे होते हैं जनरली, तो आपकी बुक वैसे अमेरिका का बाय लॉ, यूएस के अंदर व्हेन यू आर पब्लिशिंग, या केडीपी या अमेजोन की पॉलिसी ये है कि व्हेन यू हैव पब्लिश योर वर्क ऑन Amazon, तो Amazon टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट वर्क, कि Amazon कहता है कि भाई आपका काम पब्लिश हो गया है, दिस इज नाउ बाइंडेड बाय द पॉलिसीज ऑफ Amazon, इट इज नाउ कॉपीराइटेड बाय Amazon, कि ये काम अब होल सोल कॉपीराइटेड हो चुका है। ठीक है, ये एक चीज Amazon ने हमें क्लियर कट बता दी। लेकिन आउट ऑफ द वे जाके मैंने जब रिसर्च की, नॉर्मली राइटर्स ये भी एक एक्स्ट्रा काम करते हैं जो आप कर सकते हैं, इट इज अनदर वे ऑफ डूइंग, और ये जिसमें से दो काम तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं और आपने करने ही होते हैं। तीसरा काम ऐसा है जो आप आउट ऑफ द वे जाके कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहला काम ये है कि द मोमेंट यू पब्लिश योर बुक, ऑटोमेटिकली योर बुक्स गेट बाइंडेड बाय द लॉज ऑफ Amazon, और Amazon के ऊपर पब्लिश होने के बाद वो ऑटोमेटिकली कॉपीराइट हो जाती है। तो वो कॉपीराइट आप बाय लॉज, ये बात क्योंकि ऑथर पेज के साथ वो नेट टुगेदर हो गई है, तो आप बाय द लॉज ऑफ Amazon आपको कॉपीराइट मिल चुका है कि ये आप ही का ही काम है, ये कवर आपका है, ये बुक आपकी है, इसके अंदर जितना काम है वो आपका है। ठीक है, आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू एवरीवन। अच्छा,
अब सेकंड चीज क्या आती है कि नॉर्मली ये होता है कि उसको फर्दर टू बाइंड दैट प्रोसेस देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एडिंग अ कॉपीराइट पेज इनटू द बुक। अच्छा भाई, ये एडिंग अ कॉपीराइट पेज इनटू द बुक क्या होता है? अच्छा, बहुत से लोगों ने ये चीज देखी होगी कि व्हाट इज अ कॉपीराइट पेज और ये होता क्या है, ये कैसे ऐड होता है। तो इसकी मैं मिसालें अब आपको आगे दूंगा कि वो कॉपीराइट पेज कैसा होता है। नॉन फिक्शन बुक के लिए वो अलग, थोड़ा सा अलग तरीके से ऐड होता है, फिक्शन बुक्स के लिए अलग तरीके से होता है वो पेज ऐड। अच्छा, जिन लोगों जो लोग बुक रीडर्स होते होंगे उन्हें ये बात पता होगी कि जब आप लोग बुक खोलते हैं तो वो नॉर्मली फर्स्ट पेज पे या बैक ऑफ द पेज आपने देखा होगा ऑथर नेम लिखा हुआ है, पब्लिशिंग हाउस लिखा हुआ है, कब पब्लिश हुई, इस तरीके से कंपनी का नाम, या वो जो एलएलसी होती है उस तरीके से वो सारी एक छोटी सी डिटेल पेज होता है, वो गिवन होता है। वो बेसिकली होता है कॉपीराइट पेज। वो आपने अपनी अपनी किताबों के अंदर डालना है और उसका फॉर्मेट अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। ये इसका फॉर्मेट, अच्छा फॉर्मेट के ऊपर मैं आता हूँ, पहले एक ये चीज भी आ गई है, मैं इसको पहले डिस्कस कर लूं फिर मैं आपको वो फॉर्मेट भी दिखा दूँ। ठीक है। अच्छा जी, वर्क फॉर हायर कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशन। ठीक है। होता ये है कि जब आप अपना काम करवाते हैं अपने किसी भी घोस्ट राइटर से, फाइवर अपवर्क के थ्रू, तो फाइवर और अपवर्क के थ्रू काम करवाने के बाद जनरली आपको उसके भी कुछ थंब रूल्स होते हैं। वो थंब रूल्स ये होते हैं कि जनरली आप किसी भी अच्छा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनरल बूट कैंप गाइडेंस सेशन है तो बहुत से ऐसे भी होंगे जो किंडल सेपरेट कर रहे होंगे, बूट कैंप में नहीं कर रहे होंगे। तो भाई आप अगर करना चाह रहे हैं आप करें सेपरेटली, अगर आप कर रहे हैं आपका मूड है आप उस तरीके से जाने का, सेपरेट अपना रूट करने का, तो बिल्कुल करें। लेकिन मैं आपको ये बात जरूर कहूंगा कि किसी एरे गैरे से नहीं करवाइएगा, आप किसी माने जाने वाले घोस्ट राइटर से करवाएं। क्यों? क्योंकि उसमें प्लेजरिज्म का खतरा कम है। क्यों है? क्योंकि वो अपनी फाइबर अपवर की रेपुटेशन को एट स्टेक नहीं लगाएगा। जिस बंदे के फाइबर अपवर के अकाउंट का टर्न ओवर 30-40,000 है, उसकी एक रेपुटेशन बनी हुई है, वो उसको स्टेक पे नहीं रखेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो आपसे ऑफिशियली ये भी जरूर कहेगा कि आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेजें, जिस तरीके से आपका ट्रिपल टू में होता है पीएल के अंदर कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट यही होगा कि भाई आपका जितना भी काम है वो होने के बाद आई विल बी द होलसेल ओनर ऑफ दिस वर्क, और उसके अलावा इसके अंदर कोई प्लेजरिज्म नहीं होगा। एंड इफ देयर विल बी एनी प्लेजरिज्म फाउंड और एनी काइंड ऑफ कॉपीराइट implications, then you will be also responsible of it, which will result in regulatory authority being sit down और मैं फाइबर अप पर जिस भी उस इंटरमीडिएट अथॉरिटी होगी उसके थ्रू आपके ऊपर केस करूंगा। वो सारा कुछ आप यूज करके एक अटर्नी से डिवाइस करके यू कैन यूज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज हो गई। अच्छा, जब आपका ये हो जाएगा, आपकी किताब लिखवा के आएगी, उसके बाद क्या होगा कि आप जब अपनी इस किताब को एक थर्ड वे में जब आप क्योंकि मैंने आपको बताया कि तीन तरीके होते हैं आपके कॉपीराइट को सॉलिड करने के। पहला तरीका है जो ऑटोमेटिकली अमेजोन पे हो गया, दूसरा तरीका है जब आप अपने कॉपीराइट का पेज डलवाते हैं, और तीसरा तरीका है जब आप यूएस के ऑफिशियल गवर्नमेंट के ऑफिस जाके अपनी बेसिकली ऑनलाइन और फिजिकली अपनी किताब सबमिट कराते हैं कि भाई ये मेरा काम है, आप इसे ये $50 $60 फीस लें और अपने पास कॉपीराइट के तौर पे स्टोर कर लें। ये एक तरीका होता है, ये तीसरा तरीका है। तो इसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्चुअली ये चीज दिखाते हैं कि ये मेरा वर्क फॉर हायर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मेरी कंपनी में काम हुआ था। दिस इज कॉल्ड वर्क फॉर हायर। इसको भी देन अगेन आपको एक अटर्नी से डिवाइस करवाना होता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, जो आपको सबमिट करना होता है। इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, इसकी पूरी वीडियोस जो है वो यूएस बेस्ड उस वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, जिसका आगे मैं अभी आपको दिखा दूंगा वो यूएस कौन सी वेबसाइट है। देन अगेन मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा अभी, क्योंकि वो एक बिल्कुल तीसरा एक बहुत रॉक सॉलिड वाला काम है। वो जब होता है जब आई थिंक कोई बंदा फ्लिपेबल एसेट की तरफ जा रहा हो, अभी मैं उस तरफ पे नहीं बात नहीं कर रहा मैं। दैट्स लाइक फॉर अ वेरी रॉक सॉलिड बुक, ये बड़ी बड़ी बुक्स के लिए लोग करते हैं। लेकिन देन अगेन मेरा काम है आपको बताना कि तीन क्या बेसिक तरीके हैं, जो मेजर तरीके हैं अपनी बुक को रॉक सॉलिड कॉपीराइट बनाने के लिए। लेकिन लोगों के लिए ये दो तरीके आर मोर देन एनफ। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं। अब जो तीन तरीके हैं, तीन में से पहला हो गया। दूसरे तरीके के अंदर जो हम पेज ऐड करते हैं, मैं उसकी बात बता रहा हूँ आपको कि वो पेज क्या होता है। जो मैंने आपको बताया था पेज ऐड होता है, आप बुक खोलते हैं पेज ऐड करते हैं। हाँ, आप लोग जो पेज देख रहे हैं वो पेज कैसा होता है, ये वो पेज है। कि फिक्शन बुक के अंदर क्या पेज होगा, फिक्शन कॉपीराइट एग्जाम्पल, ईयर आता है,
जेन डो इज लाइक आपका जो ऑथर का नाम है वो आएगा यहाँ पे उस तरीके से। फिर आप उस तरीके से एक जो फिक्शन बुक है तो वो आएगा दिस बुक इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, एनी नेम्स कैरेक्टर्स कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन प्लेसेस इवेंट होस्ट, इस तरीके से पूरा ही फॉर्मेट है, आप इस तरीके से छाप देंगे। और फॉर राइट्स परमिशन प्लीज कॉन्टैक्ट, आपकी एलएलसी वगैरह जो भी बनी है वो इसके अंदर वो चीज वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और आपका जो ऑथर का ईमेल एड्रेस है वो आ जाएगा, या आपने जो भी ब्रांड श्रांड बनाई है उसका आ जाएगा। ये हो गया फिक्शन बुक के लिए। नॉन फिक्शन बुक के लिए इस तरीके से आ जाएगा। 2021 Jane Doe, all rights reserved. No portion of this book may be reproduced in any form without permission from the publisher, except as permitted by US copyright law. Every effort has been made by the author, वगैरह वगैरह। ये नॉन फिक्शन बुक है जो करंटली हम इसी के अंदर सारी कर रहे हैं। इस तरीके से ये इसके अंदर आता है। अच्छा, अब सवाल बहुत से लोग ये पूछेंगे भाई ये पेज मैं कहाँ कहाँ डाल सकता हूँ, तो वो भी मैं आपको एड्रेस कर दूंगा अभी इसके अंदर आगे स्लाइड के अंदर। अच्छा, कि अब कॉपीराइट के अंदर क्या क्या आता है इस तरीके से। अब इसके रिक्वायर्ड एलिमेंट्स भी इस तरीके से मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं कि आपका ये कॉपीराइट का सिंबल आता है। तो कॉपीराइट सिंबल जो होते हैं आपके बेसिकली या तो आप ये सी डाल सकते हो, या ये ब्रैकेट्स वाला सी डाल सकते हो, या इस तरीके से जो है आप ये कॉपीराइट इस तरह लिख सकते हैं, या COPR लिख सकते हैं। आई जनरली प्रेफर कि आप ये पहला वाले ही सी डाल दें। फिर आपका ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ गया, ऑथर्स नेम या पेन नेम आ गया, और ये उन्होंने इस तरीके से एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गया कि आपका अकॉर्डिंग टू द कॉपीराइट ऑफिस, के आपकी जो कॉपीराइट US कॉपीराइट ऑफिस है वो आपसे ये कहते हैं कि भाई आपकी बाय इन्फोर्सिंग कहाँ कहाँ जो है। अच्छा, उसके अलावा अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कॉपीराइट ऑफिस, प्लेसमेंट ऑफ द कॉपीराइट नोटिस कैन बी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस इन योर बुक। तो टाइटल पेज पे आप भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं करेंगे हम। इमीडिएटली आफ्टर द टाइटल पेज यू कैन डू immediately either side of the front cover कर सकते हैं, either side of the back cover, first side for the first page of the story proper, the last page। अच्छा, मैं first page of the story proper ज्यादा मुझे बेहतर लगता है, मैंने इसी तरीके से बुक्स में ज्यादा देखा है। The last page of the story proper anywhere between the title page and the first page of the story proper, ये भी बहुत ज्यादा चलता है। If there are no more than 10 pages between the front page and the main body of the book and the notices, तो इस तरीके से काफी सारे हैं। लेकिन आप मेरे ख्याल में ये जो एनीवेयर बिटवीन द टाइटल पेज एंड द फर्स्ट पेज ऑफ द स्टोरी प्रॉपर, इस तरीके से इसके अंदर डाल सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल प्लेसमेंट्स व्हिच यू कैन ऐड। ऑब्वियसली बुक सबकी जो है वो पीडीएफ में कंपाइल हो रही होती है। सिंपली आपने ये पेज बनाना है वर्ड के ऊपर, जस्ट प्लग इट इन अकॉर्डिंग टू द ट्रिम साइज ऑफ द बुक। इट्स वेरी सिंपल थिंग। अच्छा, अच्छा जी, अब वो जो मैंने आपको बात बताई थी कि टू रजिस्टर योर वर्क और US बेस्ड कॉपीराइट ऑफिस, या आपका जो क्लेम कॉपीराइट ऑफ द वर्क होता है, आप इस तरीके से US बेस्ड की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। ये वेबसाइट का हाइपर लिंक यहाँ पे मौजूद है, और आप फिर इसके ऊपर आप लॉग इन करते हैं अपनी, और अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करते हैं। देन यू गो एट दी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, इसी तरीके से देन यू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन। तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन करते हैं $55 होते हैं, एंड दे आर काइंड इनफ टू मेक अ होल ट्यूटोरियल वीडियो। मैंने वीडियोस देखी हैं और वो दे आर वेरी सिंपल, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक एक बताया हुआ। आपने छोटा सा एक फॉर्म फिल करना होता है, एंड देन यू कैन सॉलिडिफाई योर होल बुक। अच्छा, जनरली जो इसका प्रोसेस होता है, इट टेक्स 6 to 13 months आपका ये कॉपीराइट रजिस्टर होने में। तो ये लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी बुक की सेल्स स्टार्ट कर दें, और अगर आपको लगता है कि आपकी बुक कामयाब होने लगी है तो बस ठीक है, आप फिर आपकी कॉपीराइट होके आ जाएगी। इन द मीन टाइम डोंट डिस्ट्रॉय योर बुक इन अ वे कि आपने ये सोचा कि जब तक मेरी बुक कॉपीराइट नहीं आती मैं तब तक नहीं करूंगा, क्योंकि आपके पहले दो मेथड्स जो हैं दे आर प्रिटी सॉलिड। तो वो आपको इतनी टेंशन नहीं है कि जब तक मेरी बुक इस मेथड से कॉपीराइट होके नहीं आएगी तो आप जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है। तो इट्स अ वेरी थिंग। अब वही मैंने आपसे बात बताई कि बहुत से लोग ये सोचे, उनके दिमाग में ख्याल आएगा कि भाई मुझे इस तरीके से जो है आई हैव टू गो थ्रू दी हैसल कि मैं इनकी वेबसाइट के थ्रू जाऊं एंड मैं इस चीज को रजिस्टर कर रहा हूँ। ट्रू, मतलब ये है कि इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रोसीजर। $55 ये, अगर आप किसी अटर्नी वगैरह के थ्रू जाते हैं, उसकी कंसल्टेशन वगैरह उठाते हैं, तो मे बी $100 देयर। इट्स नॉट अ ह्यूज प्रोसीजर। लेकिन ये है कि अगर इफ समवन इज क्रिएटिंग अ ह्यूज चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस पोर्टफोलियो ऑफ किंडल,
और अगर उसकी लॉन्चेस कामयाब होती हैं, ठीक है, परफेक्ट, इफ यू वांट टू डू दैट यू कैन डेफिनेटली डू इट। लेकिन ये है कि अगर आपको नहीं भी करना तो पहले दो आर क्लियरली गुड इनफ, ठीक है। बाकी लेकिन जो मेन चीज है वो यही है कि घोस्ट राइटर और ये जो बुक कवर, ये दोनों जो है ना मेथड्स, इन दोनों को खास तौर पे आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि ये घोस्ट राइटर वाला जो आपको सबमिशंस आएंगी, इनका भी आपने इस तरीके से ख्याल रखना है कि एक तो ये डिटेल आउट ना हो। अच्छा, इसकी भी मैं एक छोटी सी चिप, जो आज की जो एक टिप है वो मैं ये भी देना चाहूंगा कि होगा ये कि आगे जाके मैं असल में होता ये कि हमारे, क्योंकि सिंस आर बूट कैम्प बैच इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो राइट नाउ, ठीक है, तो अभी बूट कैम्प बैच के अंदर धीरे धीरे करके दे विल मूव इनटू द क्रिएशन स्टेज, तो उसकी भी सॉलिडिफाइड नॉलेज और इन डेप्थ जो है वो साथ साथ आती रहेगी। तो अब ये सीन है कि उसकी फर्दर, क्योंकि ऑलरेडी एक बेसिक लेवल नॉलेज मौजूद है, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज और जो मैं साथ साथ आपको इनपुट करता जाता हूँ, एंड आई स्पेंड डे एंड नाइट रिसर्चिंग थिंग्स फॉर यू गाइस, तो मैं उसके अंदर एक, जैसे मैंने एक बात नोटिस की और मैंने एक चीज और इसके अंदर देखी कि व्हाट वी कैन डू इज कि भाई देखें, आप डोंट एवर डू द ब्लंडर कि आप लोग किसी एक ही इंसान को अपनी जो है वो, आप फॉर एग्जांपल किसी ने अपना क्यूए पूल बनाया और वो एक ही इंसान को जो है ना अपनी बुक का क्यूए पूरी बुक थमा दी क्यूए के लिए, दिस कैन बी अ ह्यूज ब्लंडर इन अ वे कि आपकी पूरी बुक जेपरडाइज हो सकती है, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी श्योर हु यू आर इंटरेस्टिंग योर बुक विद। तो क्योंकि यार वही बात है कि देन अगेन दिस बुक इज योर एसेट, बहुत ख्याल रखना है आपने इस चीज का कि किसको आप बुक थमा रहे हैं, और प्लस ये है कि बुक को पूरा पूरा ना थमाएं इसको, दिस शुड बी डन इन अ ड्राफ्ट फॉर्म, कि पहला ड्राफ्ट किसी ने पढ़ लिया, दूसरा ड्राफ्ट किसी अननोन किसी बंदे ने पढ़ लिया। तो ये थोड़ा सा यू हैव टू बी प्लेइंग विद ट्रिक्स हियर। आई नो दिस माइट बी अ लिटिल ट्रिकी, बहुत से लोगों को ये होगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि पूरी बुक पढ़े बगैर वो बंदा क्यूए कर दे, लेकिन आपका फिर क्यूए इसके अंदर ज्यादा ये है कि नेटिव बंदा आपको रिव्यू जरूर दे सकता है, लेकिन आप पूरी बुक किसी रैंडम गोरे को नहीं दे सकते लॉन्च होने से पहले। वो तो पता नहीं कहाँ आगे उसने बांट दी और आगे जाके वो आपसे पहले उसने अमेजोन पे डाल दी, आपकी मंथ्स की मेहनत इज गॉन, इट्स इन थिन एयर एंड यूर डन। तो इन चीजों का खास ख्याल रखना है, दीज आर ह्यूज रिमाइंडर्स फॉर यू गाइस, क्योंकि आई हैव सीन पीपल कमिटिंग दीज मिस्टेक्स एंड दीज माइट सीम्स लाइक, मतलब अभी लोगों को लगता है अच्छा ये तो ऐसी बात है कि ये तो होता ही नहीं होगा, लेकिन पीपल डू इट, और ये हो जाता है, मिनट भी नहीं लगता, ये गलती हो जाती है। और आपको और आप अपनी अमेजोन पे किताब डालने बैठे होंगे और आप बोलेंगे अरे ये तो किसी और कवर के साथ मेरी किताब पब्लिश हुई। तो ये है कि इन चीजों का आप लोग खास ख्याल रखें। बाकी ये कि आज का सेशन हमारा मोर ऑफ वाज मोर डिटेल्ड टुवर्ड्स दिस, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस कि यार हम ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स और ये इन चीजों को कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि दिस हैज बीन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग एंड इशू। तो देखिए जनरली आपको थोड़ा सा अटर्नी वाइज थोड़ा प्रोफेशनल ओपिनियन की तरफ भी जाना पड़ेगा, लेकिन बेस लेवल के ऊपर आपकी रिसर्च करने के तरीकेकार ये हैं जो मैंने अभी तक निकाले हैं, थिंग्स दैट आई हैव बीन रिसर्चिंग इनटू, एंड दीज हैव बीन सफिशिएंट इनफ एटलीस्ट फॉर मी, एंड मेरे कामयाब रही हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, एंड आई होप एवरीवन हैज बीन क्लियर। आई ट्राइड टू मेड यू गाइस अंडरस्टैंड एज मच एज आई कुड। किसी को अगर कोई क्लैरिटी नहीं हो तो दे कैन जस्ट से एंड आई मेक यू गाइस अंडरस्टैंड फर्दर मोर। अगर किसी को समझ नहीं, आई रिपीट इट फॉर यू गाइस। तो मुझे इसको चैट में बता दें प्लीज। बाकी ये है। अच्छा जी, अपार्ट फ्रॉम दैट द स्लाइड्स, जिन जिनको स्लाइड्स वगैरह चाहिए होंगी उनको मैं स्लाइड्स इंशाल्लाह ताला दे विल गेट द स्लाइड्स इन अ डे और टू, क्योंकि मैं इसका जो है वो आई विल मेक अ पोस्ट ऑन इट। तो ये स्लाइड्स वगैरह उनको मिल जाएंगी। अच्छा, और बाकी जितने सेशंस हैं आई हैव पर्सनली सीन सारे सेशंस जो है वो अपलोड हो चुके हैं, तो इफ एनीवनस कंसर्न कि कोई सेशन अपलोड नहीं हुआ है, दे हैव बीन अपलोडेड, प्लीज चेक अगेन। जितने लाइव सेशंस हुए हैं अभी तक पास्ट के, ऑल हैव बीन अपलोडेड। अच्छा, और ये वाला सेशन जो इट विल बी अपलोडेड इन अ डे और टू मैक्स। और ये है कि स्लाइड्स आपको मैक्सिमम एक दो दिन में मिल जाएंगी, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन है, आस्किंग अगेन, आई विल एक्सप्लेन यू गाइस अगेन। बाकी ठीक है। सो यस,
this was our session. Uh, 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 any idea about using paid images for coloring book? Any advice? Obviously, you can use paid images for coloring book, but don't go for that. Don't go for paid images for coloring book. Find a good illustrator and get it designed. Don't go down that road. And if you can find someone who can sit in front of you and get it done, then that's the best advice I can give you. Because right now, or at least get someone on Fiverr or Upwork who can make a very good coloring book for you. Because to be very honest and frank, in terms of coloring book, this is a very tricky place to be. I will be very honest. Coloring books के अंदर जितना इस वक्त खतरनाक लोग बैठे हुए हैं ना, अगर अगर आपको फाइवर अपवर पे वो कहते हैं ना 50-60 हजार 70 हजार, से मैं आपको पहले भी ये बात पॉइंट आउट की थी कि अगर आपको 50-60 हजार के टर्नओवर वाला बंदा नहीं मिलता है ना, जिसके जिसका डॉलर वाला जो कमा रहा है अपवर के ऊपर बैठा हुआ, वो आपको आई विल यूज दिस वर्ड प्रॉपर चूना लगा देगा। और वो आपको, बिकॉज आई नो दिस, आई लेजिट टॉक टू दिस वन पर्सन जो मेरे मुंह पे मुझे ये बात बोल रहा था कि मैंने एक इलस्ट्रेशन या 5 इलस्ट्रेशन बनाई है और मैं तो 3-4 लोगों को बांटता फिर रहा हूँ वही कलरिंग बुक की। तो प्लीज ये इसका खास ख्याल रखना। इफ यू कैन फाइंड समवन, इफ यू आर कराची बेस्ड, तो यहाँ पे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट स्कूल्स के, उनको अपने साथ बिठा के गेट इट डिजाइन फ्रॉम देम। आर्ट उसमें कलरिंग बुक में तो वैसे इतना मसला नहीं होता, उनको अपने साथ घर में ले आए, उनको पार्टनरशिप पे रख के उनके साथ करवा लें, बट स्टिल थोड़ा सा देख के इसके अंदर इट्स अ लिटिल ट्रिकी। तभी कलरिंग बुक जो है इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, इट विल प्लस बहुत हेफ्टी इन्वेस्टमेंट लगता है उसके अंदर, क्योंकि कलरिंग बुक्स के अंदर रैंक होना भी बहुत टफ है ब्लीडिंग के लिहाज से। Is it good to go for 30% color and 70% black and white niche? 30% color, 70% black and white niche. If the niche is 70% dominated by black and white, then obviously that's good. क्योंकि अगर ब्लैक एंड व्हाइट निश की डोमिनेशन है, if you have a target competitor या main competitor which is earning black and white, then obviously go for it. For same account, does publishing low content book will jeopardize the high content? No, I haven't seen anything like that. There is no such algorithm which has shown any kind of इस तरह की evidence के मैंने लो कंटेंट बुक्स भी डाली और उसके ऊपर मैंने अगर हाई कंटेंट बुक्स भी डाली तो वो आपस में उसकी रैंकिंग को वो करें। Amazon, I haven't seen Amazon discriminating. People have been posting myths about these things, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि I simply go into author dominations and I look into authors. मैंने ऐसे ऐसे authors भी देखे हैं कि उनकी कुछ किताबें ऐसी हैं जिनका 1 रैंक है, 2 रैंक है, कुछ किताबें ऐसी हैं जो 50-50 डॉलर कमा रही हैं, कुछ कुछ किताबें ऐसी हैं जिनका BSR जो है वो मिलियंस के भी बाहर उसके जीरो गिने नहीं जा रहे होते। तो I don't think ऐसा कुछ भी नहीं है। If your book is good enough and it's targeting the relevant audience, then I don't think there is an issue. ठीक है, तो बस आज का हमारा सेशन फिर यही था, and I hope everyone's clear. And okay, we'll take another question, the last question. If we go for medical category, is it recommended that the book should be written by a doctor? If yes, yes, obviously it's recommended. In that case, can we add doctor to authors? Obviously you should, definitely you should. If you won't be adding doctor to a author's pen name, then obviously a person would be like, यार ये बंदा तो पता नहीं कौन है जिसने किताब लिख दी है मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड और ये डॉक्टर नहीं है। यू नीड टू बिल्ड अ, आप अगर एनालाइज करेंगे, आपने इस तरह एनालाइज करना है कि आप अपने मेन कंप्यूटर टारगेट कंप्यूटर दोनों को जब अपनी उस मेडिकल निश में देख रहे होंगे, दोनों के ऑथर्स जो हैं वो उनके नाम के आगे आई एम प्रिटी डैम श्योर या तो डॉक्टर लगा होगा या प्रोफेसर लगा होगा। वाई? क्योंकि उसे तो अपना सोशल प्रूफ बिल्ड करना है ना उसका, वरना कोई किताब क्यों लेगा। आप क्या अपना इलाज कराने किसी विदाउट डॉक्टर वाले बंदे के पास जाएंगे? कभी भी नहीं। सो आई मीन इट्स द सेम थिंग। तो काइंडली कंडक्ट अनदर सेशन ऑन बुक कंटेंट। ओके बॉय, नोटेड। अर्शद अयाज साहब, बिल्कुल मुझे समझ आता है। ठीक है, ठीक है, चलें। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम माय एंड एंड आई होप सब कुछ क्लियर था सबको। बाकी ये है कि हैप्पी लर्निंग, और दोज ऑफ यू हु आर हंटिंग, बाकी हंट करते रहे यार। एंड देयर आर सम बुक्स, न्यूज़ इज के देयर आर some people whose books are in final review stage. So those who are यार, एक और बात ये कहूँगा कि please those who are in the Kindle, जो boot camp Kindle से हैं,
आई जस्ट वांट यू गाइस टू टेक इंटरेस्ट मोर यार, क्योंकि होता ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो किंडल बूट कैंप किंडल को जो है वो उस तरीके से नहीं सीरियस लेते जो पोस्ट उसके ऊपर या मैं शेयर कर रहा होता है, इफ एनी ऑफ द सीनियर इज शेयरिंग, उसके ऐसे होता ही है व्हेन दे शेयर द डेटा ऑन द पोर्टल, नाउ द पोर्टल चेकिंग टेक्स टाइम, व्हाई? बिकॉज आई एम पर्सनली गोइंग इनटू द डेटा एंड आई एम स्टडीइंग इट। तो होता क्या है कि समटाइम्स दे आर नॉट एडिंग द रेलिवेंट अमाउंट ऑफ डेटा, या वो डेटा के इवन स्क्रीनशॉट की वो सही डायमेंशन नहीं डालते। ठीक है, अब होता क्या, जब एक चीज बताई गई होती है और वो नहीं डालते तो उससे मेरा टाइम जाया नहीं हो रहा होता, इट्स योर प्रेशियस टाइम विच इज बीइंग वेस्टेड। तो आई जेन्युइनली वांट कि आप लोगों का प्रोसेस स्पीड अप हो, ताकि आप लोगों की बुक जल्दी पब्लिशिंग स्टेज में आए, क्योंकि ऑब्वियसली होता है यही बुक आगे जाके रिव्यू स्टेज में आएगी एंड ऑब्वियसली देयर इज हाई चांस कि ये फाइनल रिव्यू में आकर रिजेक्ट भी हो जाए, फिर देन यू हैव टू लाइक रिसर्च अगेन। तो मतलब इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इट्स लाइक कि थोड़ा सा कनेक्टेड रहो। ये किंडल अनाउंसमेंट ग्रुप जिन जो लोग बूट कैंप किंडल के उनके लिए बनाया इसलिए गया है कि अगर कोई बंदा कहीं पे अटकता है तो वो वहां से देख के एटलीस्ट सीख ले कोई चीज अगर उससे मिस आउट हो गई है। ठीक है, तो सो प्लीज डोंट माइंड मैन, तो ये सीन है। बाकी आई होप everyone's clear on this. Can we use someone's few quotations, or it will can we use someone's few quotations, or it will come into copywriting infringement? Okay, वेरी गुड क्वेश्चन। सीन ये है कि आप किसी की कोटेशन यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उसकी कोटेशन है और उसके अल्फाज हैं, और व्हेन यू यूज समवन्स कोटेशन यू नीड टू आस्क फॉर परमिशन ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, बिकॉज कोटेशन का ये सीन होता है कि व्हेन यू यूज अ कोट देन यू यूज अ कोट एंड यू मेंशन दैट पर्सन, तो लेकिन यू नीड टू आस्क फॉर परमिशन ऑफ दैट पर्सन, एंड ऑब्वियसली व्हेन दैट पर्सन इज फेमस तो वो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, एंड इफ यू डोंट आस्क फॉर परमिशन देन दैट पर्सन कैन सू यू। तो मैं तो यही बोलूंगा कि इट्स बेटर टू स्टे अवे इन केसेस में, कि बंदे को किसी की मोटिवेशनल कोट यूज ही ना करना पड़े, अनलेस यू राइटिंग स्पेसिफिकली मोटिवेशनल बुक, तब तो यूज करना ही पड़ेगा। वरना वरना इट्स बेटर टू स्टे अवे। ये सीन है। ठीक है, और चलते हैं। ग्रेट, तो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन, एंड टेक केयर गाइज, थैंक यू सो मच।